नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय सचिव को पत्र जारी किया है। पत्र जारी करते हुए उन्होंने सचिवों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खातों में धनराशि अविलंब हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी, जिसका लाभ हमारे राज्य के ऐसे नौनिहालों को मिल रहा है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। मंत्री ने बताया कि आचार संहिता लगने की वजह से ये धनराशि बच्चों के खातों में ट्रांसफर नहीं की गई थी, लेकिन अब आचार संहिता हटने के बाद बच्चों के खातों में राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हो, ऐसे वंचित बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को चूंकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था। और आचार संहिता जैसी समाप्ति हुई, इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको। देहरादून में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर गवर्नेंस में असफल रहने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ, तब से लेकर आज तक पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। एक तरफ पेपर लीक और नीट परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मामले आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में भी हो रही अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं और व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों में गवर्नेंस के मामले में असफल साबित हुई है। जहां एक तरफ नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है और जो युवाओं का शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज होने आए हैं। साथ ही साथ टोल में, दूध में जो उन्होंने दाम बढ़ाए हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो 4 धाम में जो व्यवस्था फैली गई है, जो यात्रियों को दिक्कत हो रही है, इन सब चीज़ों को लेके गवर्नेंस पे सवाल उठते हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। और हमने भाजपा सरकार का आज हमने पुतला दे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही हजारों की संख्या में लगातार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 12 मई को खोल दिए गए थे। तब से लगातार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म की चर्चा जोरों पर है जो उत्तराखंड के संदर्भ में वैश्विक तौर पर सबसे अलग होने वाली है। कलर्ड चेकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मीठी फिल्म का निर्माण किया है। दरअसल ये फिल्म उत्तराखंड के मिलेट्स को लेकर बनाई गई है। मीठी फिल्म उत्तराखंड के खाद्य उत्पादों को लेकर ही बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड की मिट्टी के उत्पादों पर केंद्रित है। मीठी नाम की इस फिल्म में बताया गया है कि देवभूमि उत्तराखंड की मिट्टी में किस तरह से अनाज पैदा होता है और ये अनाज किस तरह से इंसान के लिए देवतुल्य है। उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाजों और अन्य उत्पादों को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म का उद्देश्य पूरे विश्व में उत्तराखंड के अनाजों को प्रचारित और प्रसारित करना है। फिल्म का एक अन्य पहलू है कि किस तरह उत्तराखंड के अनाज और अन्य खाद्य विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए अमृत साबित हो सकते हैं। बहुत जल्दी मेरे निर्देशन में एक बहुत अच्छी फिल्म उत्तराखंड की आ रही है, जिसका नाम है मीठी माँ को आशीर्वाद।
ये उत्तराखंडी खान पान और मोटे अनाजों पर बनी है। इसके निर्माता हैं वैभव गोयल जी। कलर्ड चेकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले ये आ रहा है और हमारी जो सोच है उत्तराखंड के कल्चर को एक सीमांत गांव तक, मतलब हमारा जो सिनेमा है वो सीमांत गांव तक पहुंचना चाहिए। वहाँ के लिए हमारे वैभव गोयल जी ने 2 मोबाइल थिएटर तैयार किए हैं जो जल्दी ही उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी और एक हमारी OTT लॉन्च होने वाली है जिसपे मल्टी टैलेंटेड कलाकारों को मौका दिया जाएगा, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं। और इस फिल्म को, मीठी फिल्म को आपका प्यार मिले, यही मैं आपसे आशा चाहता हूँ, क्योंकि ये मोटे अनाजों पर फिल्म है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं मोटे अनाजों को किस तरह से कहानी में के रूप में पिरो सकूं। तो ये फिल्म अभी चर्चा का विषय बनी है और तो आपको बता दें कि मीठी जो फिल्म है वो उत्तराखंड के मोटे अनाजों पर आधारित है। ये एक ऐसी फिल्म है जिससे संदेश देने का प्रयास किया गया है कि उत्तराखंड की किस तरह से मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर कौन से प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं और विश्व भर में अगर मोटा अनाज खाया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभकारी ये साबित हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को इस मूवी में उठाया गया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल। अजय जी, जिस तरह से मीठी फिल्म का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ये फिल्म मोटे अनाजों को लेकर है, उत्तराखंड की लोकप्रियता विश्व भर में करने के लिए है, किस तरीके से आप इस मूवी को देखते हैं? देखिए दिव्या जी, मैं एक चीज कहूंगा कि जब से उत्तराखंड सरकार ने यानी धामी सरकार ने जो नई फिल्म नीति जब उन्होंने बनाई है, नई फिल्म नीति को लेकर के वो आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका एक ही उद्देश्य था कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा फिल्में शूट हों और ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड की चीजें विश्व के पटल पर आए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद खैर कई फिल्में बनी हैं, बॉलीवुड की कई फिल्में उत्तराखंड में आकर के बनी उस नीति के तहत, लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अनाज को लेकर के है, उत्तराखंड के खाद्य पदार्थों को लेकर के है, जिनका कि आजकल बहुत चलन चल भी रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने पिछले टेन्योर में मिलेट्स को लेकर के एक बहुत बड़ा संदेश दिया था और मिलेट्स को लेकर के पूरे देश में एक सारी सरकारों ने अपनी अपनी योजनाएं चलाई और मिलेट्स को लेकर के एक नया अगर हम कहें तो जन जागरूकता फैली कि वो स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी हैं, मिलेट्स कितने स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं, या मिलेट्स को लेना आयुर्वेदिक तौर पर कैसा है दूसरे अनाजों की तुलना में। इसी तरह उत्तराखंड के मिलेट्स, उत्तराखंड के जो अनाज हैं, खासकर मिलेट्स को ही लेकर के ये मीठी फिल्म बनाई गई है। और सूचना विभाग के ही मार्ग निर्देशन में, सूचना विभाग के ही जो हम कह सकते हैं कि उसके प्रचार प्रसार के बाद, क्योंकि प्रचार प्रसार सूचना विभाग करता है सरकार की फिल्म नीति का, उसी के बाद जो है ये एक कलर्ड चेकर्स एडवर्टाइजर्स हैं, कलर्ड चेकर फिल्म मेकर्स हैं, जो उन्होंने जो है इसको इनिशिएट किया और उसके बाद उत्तराखंड के मोटे अनाज जैसे झंगोरा, कोदा हो गया, आपका तोर हो गई, कई दालें हो गई, इन कई बहुत सारी चीजों को उन्होंने उस फिल्म में दिखाया है। फिल्म बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत कम वक्त पर एक बड़ा संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि उत्तराखंड के मिलेट्स को इंटरनेशनली कैसे उठाया जाए। तो ये उत्तराखंड के लिए भी, हमारी प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर एक ऐसी फिल्म बनी है तो हमारे उत्तराखंड के अनाज को, हमारे उत्तराखंड के किसानों को, हमारे उत्तराखंड के काश्तकारों को, इनको सबको फायदा होगा उससे। बिल्कुल। अजय जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि ये फिल्म जो है इंटरनेशनल स्तर पर भी जो एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, ऐसी फिल्मों से उत्तराखंड को कितना लाभ मिलेगा और ऐसे लोगों के लिए फिल्म कितनी सफल साबित हो सकती है जो ऐसी फिल्मों के लिए काम करना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीजों के बारे में?
निश्चितः आप समझ ही सकते हैं कि इस ढंग के अगर प्रोड्यूसर सामने आते हैं, इस ढंग के फिल्म निर्माता सामने आते हैं और इन विषयों पर फिल्में बनाते हैं, जैसे मिलेट्स पर अगर ये फिल्म बन रही है और पूरे इस फिल्म को ओटीटी पर भी पूरा रिलीज किया जाएगा, जैसा कि निर्माता निर्देशक की तरफ से कहा गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, वैश्विक तौर पर आएगी, पूरा विश्व ऐसी फिल्मों को देखेगा, पूरा विश्व उस फिल्म में दिखाए गए हुए कंटेंट को देखेगा। और खासकर मैं इसलिए कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें उत्तराखंड के अनाज के बारे में है। प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के ही अनाज के बारे में, प्रदेश के ही मोटे अनाज के बारे में, झंगोरा, कोदा, कोणी, तोर, जुंडलू, इन सब चीजों को लेकर के ही ये फिल्म बनाई गई है। तो ये तो विश्व भर में चीजें चलेंगी तो हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद होंगे डेफिनेटली वो विश्व भर में उनकी मांग बढ़ेगी और इसी तरह से दूसरे प्रदेशों के लोग अपने मिलेट्स को भी लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री पद का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में विकास के नए नए आयाम लिखे जाएंगे और उत्तराखंड को महत्व दिया जाएगा। वहीं HNN 24/7 ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार अस्तित्व में आते ही एक्शन में भी आ गई है। पहली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास जी इस समय हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। विधायक जी, प्रधानमंत्री पूरे एक्शन में है। पहली कैबिनेट में ही निर्णय ले लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि तीसरी पारी की शुरुआत उन्होंने की है और हैट्रिक विजय के साथ माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और कैबिनेट का बाकायदा विस्तार हो गया है, जिम्मेदारियां दी गई है और इसके निमित्त पहले कैबिनेट बैठक में जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए उसके लिए मैं बहुत साधुवाद उनका करना चाहूँगा कि 3 करोड़ गरीबों के लिए घर देने की बात कही गई है और दूसरा किसानों की जो किसान निधि है उसको भी आपने जारी किया है, बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड को कर के माध्यम से जो हमारा अंश है उसको 1500 कुछ करोड़ रुपया जारी किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए, मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिली है विधायक जी उत्तराखंड को 1562 करोड़ 44 लाख रुपए, ये विकास कार्यों में उत्तराखंड को काम आएंगे काफ़ी हद तक। देखिए, ये जो 15 करोड़ से अधिक धनराशि जो उत्तराखंड वासियों को मिली है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और उनकी सौम्यता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इसके निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये धन जारी किया है इससे उत्तराखंड का काफ़ी डेवलप होगा, काफ़ी विकास होगा, ये मुझे आशा है। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार जो उन्होंने कहा था उसी का एक अंश है, उसी का एक स्वरूप है। जो केदारनाथ में उन्होंने कहा था कि दशक उत्तराखंड का होगा, तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जो कहा शो किया करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, अजय टम्टा जी को सड़क परिवहन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है, नितिन गडकरी जी के साथ वो काम करेंगे, कितना सौभाग्य मानते हैं उत्तराखंड के लिए? देखिए, सड़क परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री माननीय अजय टम्टा जी को बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनको अनुभव भी है। पूर्व में वो कपड़ा मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित का बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में जिस तरह से बहुत सारी सड़क की योजनाएं चल रही है इस समय, एक अच्छा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, पूरे देश को भी मिलेगा। एक सहयोगी के रूप में आदरणीय गडकरी जी का आशीर्वाद लेते हुए वो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का बहुत कुछ भला हो सकता है। विधायक जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं हाईकमान के और नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि बतौर स्टार प्रचारक उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद पूरे देश में चुनाव प्रचार किया और जहाँ जहाँ प्रचार किया वो प्रत्याशी जीत कर आए, वो मंत्री भी बन गए। ये बड़ी बात है। तो एक तरह के वो लकी चार्म है और दूसरा ये
कि क्या उनकी पकड़ केंद्र में अब बहुत अच्छी हो गई है? अब उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए जो भी केंद्रीय मंत्रियों से अगर वो मिलेंगे तो उसके अवरुद्ध होने का उसमें कोई दो राय नहीं, क्या लगता है? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो समाचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो छन करके आया कि जहाँ जहाँ भी वो प्रचार करने के लिए गए वो प्रत्याशी जीते भी और साथ साथ में आज मंत्री भी बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनका भाग्य भी है। और एक उत्तराखंड की देवभूमि है और उत्तराखंड देवभूमि का आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। इसीलिए ऐतिहासिक जो उन्होंने कार्य किए हैं, इसके लिए केंद्र ने जिस तरह से उनको महत्व दिया है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी पर और उत्तराखंड पर बना रहे और सबका कल्याण हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। विधायक जी, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर। इसकी तारीखों की भी घोषणा हो गई है, परिणाम कब आएंगे ये भी घोषित हो गया है। क्या लगता है कि 47 सीटें विधानसभा में आपके पास है, 2 जीत जाएंगे तो 49 सीटें हो जाएंगी, कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के अभी चुनाव की घोषणा हुई है। 10 तारीख को अगले माह यानी कि 10 जुलाई को चुनाव होना है, बद्रीनाथ सीट पे भी और मंगलौर सीट पर भी। भारतीय जनता पार्टी सजग रहता है, कार्यकर्ता सजग रहता है। भारतीय जनता पार्टी दिशा निर्देश देते रहती है कार्यकर्ताओं को समय समय पर, इसलिए कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ जुटे पड़े हैं। पहले से ही कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बद्रीनाथ सीट को हम जीतेंगे संघर्ष करते हुए। और यहाँ भी संघर्ष है, जो बेंगलोर की सीट है उसको हम चुनौती मानते हैं, किंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस सीट को भी हम जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि वो सीट बसपा की और कांग्रेस के पास पहले से रही है, इसलिए इस समय इस मिथक को तोड़ने का प्रयास होगा। और बद्रीनाथ की जो सीट है वो कांग्रेस के पास थी, किंतु कांग्रेस के जो हमारे माननीय विधायक थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, इसलिए वो सीट जीतना हमारे लिए सर्वोपरि भी महत्वपूर्ण भी है और हम उस सीट को जीतेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। निकाय चुनाव में की क्या तैयारी है विधायक जी? देखिए, निकाय चुनाव अभी जिस तरह से बताया गया है कि 3 महीने बाद होना है, चाहे सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो, चाहे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो, और उसके साथ साथ पंचायत चुनाव का भी समय तब तक होगा। तो मेरा तो एक ही कहना है व्यक्तिगत तौर से कि अगर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ हो जाए तो सरकार का खर्चा भी बचेगा और ये ज़रूरी भी है, और ताकि समय पे चुनाव भी हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मानसून सीजन में अमूमन ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, जल भराव जैसी स्थितियाँ आती हैं। आपकी विधानसभा जो है में भी समस्याएं आती हैं, बड़ी पॉस्ट विधानसभा आपकी मानी जाती है। इसको लेकर क्या अधिकारियों के साथ आपने बैठक की? स्मार्ट सिटी का काम कितना पूरा हुआ और ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है? देखिए, कल ही हमने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि मानसून आने वाला है, उससे पहले ही आप अपने नाले और जो नालियां हैं जो कहीं चौक पड़ी है उसको खोल लें, ताकि बरसात के समय में कहीं पानी ना भरे, शहर हमारा स्वच्छ रहे। इसके तहत उनको निर्देशित किया गया, और जो इसमें अधिकारी लापरवाही करेंगे तो स्वयं उसका जिम्मेदारी होगी। तो ये बैठक हमने कल ही कर ली और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठक करने वाले हैं, दिशा निर्देश देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उचित होगा, ठीक होगा। विधायक जी, बहुत सारे क्षेत्रों में शहर में जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट और तमाम चीज़ें लगनी है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है। बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर कुछ निर्देश हैं आपकी तरफ से? देखिए, विकास जब होता है तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी होती है। अभी स्ट्रीट लाइट लगनी है, बहुत सारे काम होने हैं, कहीं खुदेगा भी फिर बनेगा भी। तो इसलिए ये लगातार विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और ये विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा। तो इसलिए इसमें जहाँ पर दिक्कतें आ रही है, जहाँ पे खड्डे खुड्डे दिख रहे हैं, वो भरा जाएगा। जल्दी से जल्दी हम मानसून से पहले इस काम को संपूर्ण कर लेंगे।
धन्यवाद विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपुर विधानसभा से विधायक खजानदार जी से। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो तीसरा जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक है और शुरुआत के दौर में ही प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हैं। और उसके साथ ही उत्तराखंड के तमाम अन्य विषयों को लेकर भी विधायक जी ने अपनी राय रखी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। खटीमा तराई पूर्वी उप वन प्रभाग की खटीमा रेंज में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में हुए अतिक्रमण को हटाया गया। तराई पूर्वी वन प्रभाग की अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में बने कच्चे मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये हमारी खटीमा रेंज के अंतर्गत जो हमारी रेंज है सालगोशी 1 और 2, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से ये अतिक्रमण चला आ रहा था और बीच बीच में हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए थे इस अतिक्रमण को हटाने के। तो कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज पुनः हमारे द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और आज भी हमारे द्वारा कई दुकानों को और कई जो अस्थायी निर्माण यहाँ पर बनाए गए थे टिन शेड की मदद से उनको हटाया गया है और अभी आगे आने वाले समय में भी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा इस क्षेत्र में। वहीं द्वाराहाट नगर के मुख्य चौक पर ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों समेत ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में जल संस्थान विभाग की मनमानी जनता को परेशान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग ना तो टैंकर की व्यवस्था कर रहा है और ना कोई अन्य व्यवस्था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब सभी ने मिलकर विभाग को चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो सभी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। आज जो हम चौराहे पर आज हम बैठे हैं, जो हमने आज यहाँ पर कंटर पीटे हैं, तो आज ये इसलिए पीटा गया है क्योंकि जल संस्थान को हमने इससे पहले ही आने वाले BTC में और उससे पहले ही हमने अवगत करा दिया था कि गर्मी में पानी की क्राइसिस बढ़ेगी, पर लेकिन जल संस्थान द्वारा इसका कोई हल नहीं निकाला गया। जल संस्थान के द्वारा हमने बार बार कहने पर भी हमने बार बार पहले भी अवगत कराया कि जल संस्थान इस मुद्दे को गौर से देखें, क्योंकि जो हमारी ग्रामीणों की योजना है वो आपकी खिरौ घाटी से ग्रेविटी योजना है, कुछ हमारी आपकी क्या कहते हैं तिपोला पंपिंग योजना है, सारी योजनाएं अभी यहाँ पर जो है कि वो ख़राब पड़ी हैं और द्वाराहाट में कोई पूछने वाला नहीं, चाहे नगर है चाहे ग्रामीण है। आज हमने ये जो समस्याएं जो पानी की थी, जो क्राइसिस थी, हमने पहले ही बता दिया था, पहले अवगत करा दिया था कि इसको आप अच्छे से देखें, हर जो ये जल जीवन मिशन के अंदर इसको लीजिए और क्या कहते हैं इसकी समस्याओं का निराकरण कीजिए। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और मातृशक्ति यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भीषण गर्मी में जल संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाएं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट एक्शन ठाकुर जो रानीखेत में बैठे हैं और द्वाराहाट में भ्रष्ट जेई रौतेला बैठे हैं, केवल इन 2 व्यक्तियों के कारण द्वाराहाट के ग्रामीण से लेकर नगर के क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति से दूर रहना पड़ रहा है। हम पहले भी इनके खिलाफ जांच के लिए और इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए लिख चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार इनको बचाने का काम कर रही है। मैं आज भी समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जल संस्थान के जो जेई यहाँ के रौतेला हैं और एक्शन ठाकुर हैं, अगर इनको पदों से हटाया जाए, नए लोगों को लाया जाए, अगर ये तरीके से काम करे तो द्वाराहाट की पेयजल व्यवस्था ठीक हो सकती है। कारण यह है कि विगत कई दिनों से द्वाराहाट क्षेत्र में नगर पंचायत से लेकर हमारे जितने भी खीरो घाटी पेयजल योजना है उसमें भी कम से कम 1 महीने से पानी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो धरने पे आज उतरना पड़ा उन्हें कनस्तर लेके डब्बे लेके, क्योंकि सरकार ने भी ये भी घोषित किया गया था कि गांव में गर्मियों में कम से कम लोगों को निश्चित रूप से पानी मिलना चाहिए, लेकिन जल संस्थान ने या जल निगम ने जो पानी के पाइप को चेंज करने का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत लिया है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बाहर के जितने भी प्रवासी लोग आते हैं वो गांव के क्षेत्र में आते हैं। लोगों को पानी से इतनी परेशानी हो रही है, उनके घर में मेहमान आ रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट आता है, परेशानी का कारण इतना हो रहा है कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। द्वाराहाट में आज तमाम ग्राम प्रधान संगठन के तमाम ग्राम प्रधान लोग, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोग आज पानी के खिलाफ हैं, यूँ कहना चाहिए जल संस्थान के खिलाफ
आक्रोशित होकर के चौराहे पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन हर जगह पर यहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद जल संस्थान का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आया। इन लोगों का कहना है कि खीरो घाटी पंपिंग योजना हो या रामगंगा पेयजल योजना हो, इन दोनों ही योजनाओं में 2-2, 3-3 हफ्तों से पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए हाहाकार मचाया हुआ है। पूरे क्षेत्र में पानी की त्राही मची हुई है, लेकिन विभाग कानों पर जू नहीं रहा है। विभाग के कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। अभी तक जल संस्थान का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पर जरूर देखने को मिले, लेकिन जल संस्थान का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। लोग आक्रोशित है और उनका कहना है अगर यही स्थिति रही तो एक उग्र आंदोलन द्वारा क्षेत्र का बनेगा और पानी के खिलाफ बनेगा। इसका बिगुल इन्होंने यहाँ से फूंक दिया। मैं कैमरा पर्सन के साथ विमल शाह द्वारा।